अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक लीचल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि परसों रात से एक बड़ी खबर जो एक लाहौर की बड़ी दुश्मनियां चलती आ रही हैं बड़े अरसे से, एक भट्ट बरादरान है और दूसरी तरफ ट्रकों वाला ग्रुप है, इनमें दुश्मनी है और बड़ी मतलब के ज़ोरों शोर से तमाम सोशल मीडिया पे, मीडिया जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में एक शोर बरपा है तिफी भट्ट साहब के हवाले से कि उनको गिरफ्तार किया गया। इस टाइम वो दुबई में हैं और ये भी सुनने में आया कि जी वहाँ के दुबई के किसी हॉस्पिटल में उनको दाखिल कर लिया गया। ये क्या वजूहात हैं, ये दुश्मनियाँ किस तरह से जो एक दूसरे का ये नुकसान करते हैं। और एक हमारे पास एक ऐसे आज मेहमान आए हुए हैं बिलाल काला भट्ट साहब, जिनकी अपनी भी बहुत सारी दुश्मनियां थी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये जो दुश्मनियां ये नुकसानात करती हैं, इनके आगे जाके जो इनके बच्चे आते हैं, आने वाली नस्ल जो उनके होती है, उनको कितना नुकसान होता है। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम भाई। भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह का। भट्ट साहब पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो जी आपकी मोहब्बत है भाई। दूसरा भट्ट साहब मुझे बताइएगा, ये जो आजकल बड़ी एक मशहूर दुश्मनी है, ठीक है, आपने भी नुकसानात भी देखे हैं आपकी, क्योंकि अपनी एक खानदानी दुश्मनी रही है। और मेरे सुनने में आया कि जी इनसे जो ये ग्रुप चल रहे हैं, तो इनकी बड़ी दुश्मनियां हैं, इनसे भी पुरानी दुश्मनी थी आपकी। तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, ये दुश्मनियां क्यों चलती आ रही हैं? देखें जी, ये दुश्मनियां तो पहले होती थी, पहले दौरों में। अब तो दुश्मनियां है ही नहीं। अब तो आप जो भी मामला उठा के देखें, दोस्त ने दोस्त का नुकसान करवाया। पहले दुश्मनियां होती थी, लोग अपना नाम करने के लिए मर्डर करते थे और ऐलान करते थे कि मैं फलाना हूँ फलाना हूँ, मैं ये करके जा रहा हूँ। तब लोगों का और मामला थे, अब मामला तो और हो गए हैं। और दुश्मनी के अंदर इंसान के जो नुकसान, दो नुकसान होते हैं ज़्यादा, जो मेरे एनालिसिस हैं। एक होता है जानी, एक होता है माली। जो आपका जानी नुकसान है ना, आपके अफराद का, घर के, वो नहीं पूरा होता। माली नुकसान तो इंसान पूरा कर ही लेता है। और आपको ये जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, जिनको ना आपको घेरा होता है, वो एक हर चीज़ का ग्रुपिंग होती है, कि मोनोपोली होती है। हर ग्रुप, जहाँ से ग्रुप बनते हैं, जो ये ग्रुप बनाते हैं, वो बस बैठ कर वो जैसे वो तमाशा नहीं होता, वो तमाशा देखते हैं दो घरों का। और लड़ाई हमेशा वहां पे होती है जहां पे अना आ जाए, झूठी अना जो आ जाए ना दो तरफ, वहां पे एक प्लेटफॉर्म रेडी है दुश्मनी का। अच्छा, इस बात से भट्ट साहब मुझे ना एक बात याद आई है कि मुझे बताइएगा, ये जो इनकी लड़ाई है, दुश्मनी है, ये क्या कोई सी चुतराहट की वजह से थी, या कोई ऐसे कोई इनकी जमीनी जो झगड़े थे कि इन लोगों ने एक दूसरों की जमीनों पे कब्जे किए? इस लड़ाई की वजह क्या बनी थी, ये दुश्मनी स्टार्ट कैसे हुई? मगर इसमें मुख्तलिफ क्यास रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई क्रिकेट मैच को बीच में ले आता है कि मैच से झगड़ा हुआ, कोई कोई दो मरले का प्लाट ले आता है, कोई चुतराहट की जंग ले आता है, कोई यानी कि जिसका जो एनालिसिस है उसने वो कर देना है कि ये इस चीज़ की लड़ाई आती आ रही है। और लेकिन आप हकीकत पूछे, मुझे भी अभी तक समझ नहीं लड़ाई किस चीज़ की है। सीधी सी बात है। क्यों? देखे कि मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ है दूसरे ग्रुप का, ट्रका वाले ग्रुप का, ठीक है। और इधर भट्ट साहब का नुकसान हुआ अब आके, वो भी उनके जो बहनोई जुवेद भट्ट साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, दोनों अतराफ के अफराद का। तो जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल है जो लोग आजकल ना लोग एनालिसिस नहीं निकालते, उसके ऊपर देखते नहीं कि यार ये क्या मामला है। मैं एक जनरल सी बात करने लगा हूँ, ये मेरे बड़ी ज़रूरी थी, आपके तवज्जो से मुझे करनी पड़ गई या मेरे ज़हन में आई है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक को जिसने छेड़ना ना, उसका तो पोस्टमार्टम हो जाना, ठीक है। अवाम ने उसका पोस्टमार्टम कर देना। जिसने ज़रा सी बात कर दी भट्ट साहब के हक में, लो जी उसका पोस्टमार्टम शुरू है। मुझे ये बताएं कि यार मान लिया कोई जुल्म हुआ है, यार इस तरह के कई जवान दुनिया से चले गए हैं, खाली बलाज तो नहीं था, बलाज के बच्चे नहीं हैं, सबके बच्चे हैं। तो आप अगर कोई उसके हक में बात कर दे, उसको उठा देते हैं। अगर कोई ना भी बात करे, भट्ट साहब के हक में करे, उनके खिलाफ भी ना करे, और भट्ट साहब के हक में करे, उसके पीछे पड़ जाती है वहाँ। मुझे तो लोगों की ये समझ नहीं आती कि यार एनालिसिस तो करो। क्या मुझे आप बताएं, तारीख नहीं बड़ी बड़ी हुई
कई नाजायज बच्चों के साथ, बच्चा ही था ना बलाज, उसकी इतनी एज तो नहीं थी, कई नाजायज माओ के बेटे भी दुनिया से गए, उनके भी तो कभी कुछ जस्टिस की आवाम ने बात नहीं उठाई। जस्टिस की जो बात की जाए ना, कि देखें एक नौजवान था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो जो अवाम के दिल में दर्द उठता है ना, वो ये है कि एक नौजवान को कत्ल किया गया और नाहक कत्ल किया गया, उसका कसूर नहीं था। उन्होंने पहले भी बड़े सारे नुकसानात जो है ना वो देखे हुए हैं, और अभी भी वो जिस तरह से चल रहा था वो इस दुश्मनी के अंदर नहीं आना चाह रहा था, जो सुनने में आई हैं बातें। आप क्या कहते हैं कि उन्होंने भी किसी का नुकसान किया है जो उनको ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा? देखें जी, मैं तो बात करूंगा अपने एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, मैं किसी की फेवर में बात कर दूं दूसरे के ना जाए तो अवाम का मुझे पता है अवाम ने जो कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए, बच्चों को हमेशा विरासत में जो चीज़ मिलती है बड़े देखे जाते हैं। अल्लाह पाक रिक रहमत करे टीपू भाई की, चलेंगे दुनिया से। आप मुझे बताए उनका जितना मामला था, जितना जोर था, आया वो क्या नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर मेरा तजरिया है, मुझे किसी का नहीं पता, अगर टीपू भाई चाहते ये दुश्मनी खत्म कर जाते, यहाँ पर दुश्मन खत्म कर जाते, जो उनके जिस वजह से ये मर्डर हुआ है। देखिए, जिसका जो दुश्मन है ना, उसने उसको दुश्मन की निगाह से देखना है, उसने उसको दुश्मन की ही निगाह से देखना है। उसका दुश्मन है, चाहे उसके आगे चौथी नस्ल आ जाए। अच्छा भट्ट साहब, आपकी इसी बात से एक चीज याद आई कि आपने कह दी या तो वो दुश्मनी खत्म कर जाते या वो दुश्मन खत्म करते, तो उनको तो ये मौका नहीं मिला, वो तो इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। मामला तो ये है कि अगर उनको मौका मिलता तो जिस तरह से भट्ट ग्रुप ने मतलब कि एक मौका ढूंढते हुए, मतलब कि एक उनको मौका मिला टीपू को कत्ल करने का, उन्होंने टीपू साहब को तक कत्ल कर दिया। उनको मौका मिला बलाज को कत्ल करवाने का, उन्होंने बलाज को कत्ल करवा दिया, ठीक है। इसमें मुझे बताएं कि ये सारे जो मामला चल रहे हैं, कि क्या ट्रक्का वाला ग्रुप ने भी ऐसी कोशिश की थी कि इनको ढूंढते थे, इनके ऊपर कोई हमले करवाए या कोई इस तरह का कोई वाकया है कोई? आप मुझे बताए टीपू भाई की उम्र कितनी थी? भाई चलो आपसे सवाल है छोटा सा, कितनी एज थी टीपू भाई की? 50 के करीब तो थे। तो फिर को 50 साल की उम्र एक अरसा जिंदगी का होता है। हाँ, मुझे बताया उसमें कोई मौका नहीं मिला होगा? मौका तो मैं बात कर रहा हूँ, मौका नहीं मिला होगा। अगर मौका ना मिला होता तो वो उनको हर FIR में भट्ट साहब को क्यों रखते? क्योंकि पर्चों में अंदर किसी को घर से निकालने का सबसे बेहतर हाल है उसके बाद FIR कराई। बेल करा तो उसने आनी है, रोड पे तो उसने आना ही आना है, तो नुकसान तो रोड पे होना, घर बैठे तो कोई कर नहीं सकता। सही है, ठीक है। तो ये जो बात मुझे, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि टीपू को मौका नहीं मिला। 50 साल की उम्र का बंदा गुजार के जा रहा है, हाँ मुझे बताया उसको मौका नहीं मिला होगा, और हर चीज में उसने हिट भट्ट साहब को किया, तो वो मौके की तलाश में नहीं होगा। ऐसा वाकया सुनाए ना कि जिस मौके पे उन्होंने इनको कत्ल करने की कोशिश की है, या दुश्मनों को, क्योंकि आपने कहा या दुश्मनी खत्म कर जाते या दुश्मन खत्म कर देते, तो कोई ऐसा वाकया सुनाए, क्योंकि आप वाकयात बड़े पड़े हैं उसमें, वाकयात ये बड़े पड़े हैं। ये देखें कि उन्होंने हर बंदे ने खुद जाके तो कुछ करना नहीं होता, जो उसने बड़े सिस्टम में पड़ा था उसको आगे एक पूरी टीम चाहिए, जिसको उसने चलाना होता है, जिसको नेटवर्क चलाना होता है, जिसके साथ नुकसान होते हैं इंसानों के। आप मुझे ये बताएं, अगर टीपू भाई को खतरा नहीं था तो टीपू भाई माशाल्लाह इतनी गैदरिंग के साथ निकलते थे, इर्द गिर्द लोगों का मजूम होता था, इधर भट्ट साहब के साथ भी होता था, सारे तरीकों में भी जाते थे, सारे मामला होते थे। और मुझे ये बताएं कि टीपू भाई के ऊपर जितने हमले हुए हैं, जिन जिन बंदों ने किए हैं, वो सब पकड़े गए, सब इस टाइम में दुनिया से चले गए हैं तकरीबन, ठीक है। और उनके साथ भट्ट साहब का जोड़ना, उनके साथ भट्ट साहब को जोड़ना एक पार्टी बनाने के मुतरादिफ है। देखो ना, मेरी दुश्मनी किसी थर्ड पर्सन के साथ है, कोई दूसरा बंदा अगर नुकसान कर जाए और मैं तीसरे बंदे को साथ इन्वॉल्व करूंगा, तो मेरा कोई दुश्मन वो मुझे अच्छा कैसे समझेगा? नहीं तो ये आप क्या कहते हैं, जो टीपू का जो कत्ल हुआ है वो इन्होंने नहीं करवाया था? भाई इसने किया है, वो शेखुपुरा जेल में बैठा हुआ। तो ऐसे तो फिर जो बलाज का कत्ल हुआ है उसको तो वो मौके पे मत होगा जी। तो फिर इनका वो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, उसकी तो बेगुनाही साबित हुआ हमने ना। अब हम मेरे पर इल्जाम लगाता है कि भाई ये मेरा नुकसान भट्ट साहब ने करवा दिया,
मैं आऊंगा, मैं अपना बताऊंगा सारा कुछ, मैं अपने प्रूफ रखूंगा कि जब ये वकूआ है, ये तरीका कार है, प्रोसीजर है केस को फेस करने का, इन्वेस्टिगेशन का। मैं अपनी जाके बेगुनाही साबित करूंगा। अगर मेरी बेगुनाही साबित होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इदारे भी इतने कमजोर हैं या हमारे इदारों को पता नहीं है कि ये बंदा इसकी ये क्या इसका मामला है, उनको पता चल जाता है। इसी तो बात पे अगर आ जाए तो फिर तिफी भट्ट साहब को फरार होने की जरूरत क्या थी? वो आते अपने जो उनके ऊपर इल्जाम लगे थे उनको जो है ना वो देखते और उनको फेस करते। बजट वो अकेले तिफी भट्ट साहब नहीं थे, साथ गोगी भट्ट साहब का भी नाम था, ठीक है। और दोनों एक फैमिली मेंबर्स, भाइयों की तरह शुरू से लेके आज तक, अल्लाह पाक दोनों को सलामत रखे। और जब दोनों ही, आप मुझे बताएं कि कितना क्रिटिसाइज लोगों ने किया उनको, इनको मार दो, इनको ऐसे कर दो, सीसीडी कहाँ है, फलाना कहाँ है, इनको ऐसे कर दो, ये जालिम है, ये फलाना है, ये। अब आप मुझे बताएं, अगर दोनों साइड में रहे, उन्होंने अपनी जान बचाई है। भट्ट साहब ने इंटरव्यू में बताया था कि जी मेरा, उन्होंने शूटर भेजे थे मरवाने के लिए और वो शूटर नहीं हो सके, वो भट्ट साहब के पास हो गया। उन्होंने अपनी जान की सेफ्टी करनी थी, ठीक है। अब हर चीज की हवा होती है, जब हवा गर्म हो ना तब थोड़ा सा बंदे को क्लोज होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला बाबू भट्ट साहब पकड़े गए हैं, आए गिरफ्तार हुए हैं, आए हैं, हमारी अदालतें हैं, अदारे हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो उधर बैठे हुए कोई वो तो नहीं, वो जैसे कहते हैं चोर चक्के तो नहीं, कोई डाकू तो नहीं जिनको पुलिस मुकाबले में ऐसे मार देंगे। वो तो ताजर है, एक फैमिली है, खानदान है, उनके पीछे लोग हैं जुड़े हुए, कोई वो राह जाता हुआ इंसान नहीं जिसको सीसीडी। जितना इन दुश्मनियों के अंदर नुकसान हो चुका है, ये दुश्मनी मुझे खत्म होती तो कहीं नहीं नजर आती। लेकिन अगर कोई इनको समझाए तो क्या ये दुश्मनियां, क्योंकि देखें एक कत्ल करना तो वो एक इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है, ठीक है। अब फिर भी एक सवाल है मेरा, क्योंकि लोगों ने भी कहना है कि जी इंसाफ मिले या जो तिफी भट्ट साहब का इनकाउंटर कर दिया जाए, या उनका कोई ऐसा नुकसान हो कि अवाम को भी जो सुकून मिले और जो बलाज की जो फैमिली है उनको भी एक दिली सुकून मिले कि जी ले जी हमें इंसाफ मिल गया। तो क्या कोई इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये दुश्मनियां खत्म हो, कोई ऐसा कोई इस शहर लाहौर में मौजूद है जो इनकी सुलह करवा सके? भाईजान, पहली तो बात ये है कि हमारे शहर लाहौर में इस टाइम जितने अदारे हमारे मुतारक है ना, उनसे बड़ा अबव कोई नहीं है जो हमारे अदारे हैं, ठीक है। और हमारे अदारों जिनको अमेरिका से लेके इसराइल से लेके इंडिया तक, चाइना तक एक एक चीज़ का पता है ना, उनकी नज़र हर चीज़ के ऊपर है। ये तो हमारे अंदरूनी मामलात है, हमारे अदारों से आगे कोई चीज़ नहीं है। और जिस दिन अदारों ने इरादा कर लिया, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी अपील भी है कि ये सुलह होनी चाहिए, इसको ये दुश्मनी ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए उसमें। क्योंकि सारी हमारे जो लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को ये शर्फ हासिल है कि ये मजलूम बहुत जल्दी बना देती है किसी को। अब आप मुझे बताएं कि जरदारी साहब का ट्रेलर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, माशाल्लाह पटाखे निकल गए लोड शेडिंग से, हर चीज़ से। वो मोहतरमा की शहादत हो गई, वो मजलूम हो गया सारा कुछ। मियाँ साहब थे, मियाँ साहब को देख लें, जिला वतन किया गया, वो मजलूम हो गए। खान साहब आए, खान साहब के अब माशाल्लाह खान साहब मजलूम हो गए। अब उनको भी बात करके तो जाए कहाँ, वही पोजीशन बनी हुई है। वही मैं बार बार कहता हूँ कि यार दुनिया में जो आया उसने जाना है। हाँ, कत्ल अच्छी चीज नहीं है, चाहे इधर से हो चाहे नुकसान उधर से हो, इसको करीब लाना होता है एक मिडल मैन ने। जो मिडल मैन होता है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। उसके लिए हमारे इदारों को सोचना चाहिए। मेरे कुछ सुनने में आया कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है ना, वो बड़ी एफर्ट है उनकी भट्ट साहब के ये मामला गिरफ्तारी के अंदर, उस मामला को सॉर्ट आउट कराने में। अल्लाह पाक वो सॉर्ट आउट करा दे। और दूसरा, अगर इंसाफ की बात करते हैं ना, इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ ये नहीं है कि हम भट्ट साहब को चौक में लाए और ला खड़ा करके उनको ब्रश मार दें या उनको फांसी के फंदे रहे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताएं, इंसाफ ये तो नहीं यार। देखो, इंसाफ ये होता है कि आपने बुलाया, उसमें जुर्म तो साबित करो या उनको कुछ चीज साबित करो कि भाई ये देखो ये तुम्हारा हो रहा है, और उसके मुताबिक सजा देनी है कि मर्जी का इंसाफ लेना है।
नहीं, ठीक कह रहे हैं आप बात, लेकिन जिसका तो कत्ल हुआ होगा उसने तो कहना है कि जी मेरा कत्ल हुआ है तो मैं तो या कत्ल कर दूं या मुझे मेरे वो मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि हमारी दुश्मनी की जड़ें नाइंसाफी है जो हमारे अदालतों में होती है। अब वही बात मैंने पहले भी इंटरव्यू में कही थी कि मेरा भाई को किसी का भाई को किसी को मर्डर कर दे, उसकी अदालत बेल ले लेती है, वो सामने आएगा, वो क्या करेगा। अच्छा भट्ट साहब, सारी बातें होती रहेंगी, बात हमारी बहुत लंबी चली गई है। मैं आखिर पे एक बात करूंगा। आपने अदारों की बात की, आपने जब अदारों का नाम लिया है तो क्या आपको लगता है कि अदारे तो क्योंकि जो जिस तरह से हमारे हैं माशाल्लाह से, मेरा भी ज़राए भी हमारे अदारे ही होते हैं, ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ को अगर ख़त्म करवाएंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? और अगर क्या कोई ऐसी भी कोई चीज़ है कि हमारे अदारों ने भी मतलब कि इस दुश्मनी को आग लगाई है, ये बड़ी है कि क्योंकि जितना ज़्यादा नुकसान होता रहेगा उनको फ़ायदा होगा। जब किसी का कोई कत्ल होता है या जो भी कोई, दोनों पार्टियां मतलब कि आती हैं एक इंसाफ के लिए, वो कहता है जी ये लें जी मेरा सारा घर चाहे लुट जाए मुझे इंसाफ मिले। जिसका कत्ल हो जाता है वो तो कहता है जी मुझे मेरी जान छूटे, मेरे से भी जो लेना ले लें। तो क्या कोई मामला क्यों ऐसा कि आपने दारों का नाम लिया है, इसमें कोई ऐसा भी कोई है? देखिए इसके ऊपर बात मैं ये करूँगा कि हमारे मुल्क में शरई कानून नहीं है। हमारा दीन फैला था इंसाफ के ऊपर। हज़रत उमर फ़ारूक ने इंसाफ, अदल इंसाफ के ऊपर इस दीन को फैलाया था। और हमारे मुल्क में आप मुझे बता दें कोई शरई कानून नाफज है? आप बता दें इधर हमारे पास हमारी शरीयत में हर जुर्म की सज़ा भी है, उसका साबित हो जाने पर हर जुर्म की सज़ा मौजूद है, इसको ये करो, इसको ये करो। और जो कत्ल किया है वो आपको भी पता है क्या सज़ा है। और लेकिन यार उसको साबित तो करो, कभी इल्ज़ाम ही लगाई जाना किसी बंदे के ऊपर। और अदारे हमारे, मेरा भी ख्याल कि अदारों का वो जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक ग्रुपिंग हो जाती है। वो जो फायदा होता है बना वो होता है, जैसे लोकल बंदे होते हैं ना, जैसे उनका मामला सेट होते हैं वैसे फिर जब ग्रुपिंग चल जाए तो फिर हमारा जो निज़ाम एक इस तरह का बन गया हुआ है कि भाईजान पैसे के बगैर आप केस लड़ नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए। हमारा एक निज़ाम आगे से पैसों के ऊपर खड़ा हो गया है। आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी है, उसने अपनी टर्म करा बेल करानी है, उसको बेचारे को पहली डेट में डायरेक्ट नहीं मिलती, नोटिस हो जाता है। वो कुछ सियासतदान जो उसको सीटा में देते हैं, क्या वो कानून से बाला था? हमारे सिर्फ इधर मुल्क में इंसाफ का तराजू बराबर हो गए ना दुश्मनी हो ना कोई मर्डर हो। जी चलें भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और इंसाफ की बात जब आए तो यहाँ पे ताकतवर जो है ना वो बाजी ले जाता है, यही सिस्टम चलता आ रहा है। और नाज़रीन, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, ये दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे नुकसानात इन्होंने भी झेले, उन्होंने भी झेले, दोनों घरों का नुकसान हुआ है। तो ये दुश्मनी जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, इस सिस्टम को बदलना चाहिए, हमारे अदारों को बदलना चाहिए। जो भी शरपसंद लोग हैं इस दुश्मनियों को ख़त्म करके, क्योंकि दुश्मनियाँ बढ़ती हैं तो किसी ना किसी की आग लगाने से बढ़ती हैं, ऐसे नहीं बढ़ती। तो इनको ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।